नमस्कार दोस्तों। टॉप 300 की सीरीज़ में आज हम कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसका एक सेक्शन है दिल्ली सल्तनत, जिसको हमने पहले ही कवर कर लिया है, और बचे हुए टॉपिक्स आज कवर करेंगे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुग़ल साम्राज्य, इसलिए इसको पहले देखेंगे, इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि समय ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम करीब है, और अगर आप पीडीएफ नोट चाहते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना चाहते हैं, अच्छे से सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी और तुरंत पीडीएफ नोट मिल जाएगी और रिवीजन सीरीज़ में आप शामिल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। मोटे तौर पे 3 ऐसे पक्ष हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मुग़ल साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। दूसरा इम्पोर्टेंट पक्ष है कि उस समय साहित्य जो था उससे क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसा था, उसमें कौन सी बातें शामिल की गई। और तीसरा पक्ष है कला, जो आप कह सकते हैं कि किस शासक ने किस किस तरह से योगदान दिया कला में। अब साहित्य का भी कुछ एंगल मिल जाएगा, कुछ स्थापत्य का, कुछ चित्रकला का, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, और ये कई तरह से हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उपाय होता है कि शासकों के ज़रिए हम देखें। तो सबसे पहले हम एक एक शासक की बात करेंगे, जो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करेंगे, और बाद में सेक्शन वाइज भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कहाँ से करें? बाबर से शुरू करते हैं। आपको पता है पानीपत की लड़ाई हुई थी और बाबर ने युद्ध जीत लिया था। याद करिए कि वो लड़ाई किसके साथ हुई थी। और 1526 से आगे जो है मुग़ल काल की स्थापना होती है। 1526 से लेकर के 1530 तक कौन? बाबर शासक के तौर पे था। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ध्यान दीजिए। बाबर जो है पितृपक्ष की ओर से तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज़ खां का वंशज था, मतलब चंगेज़ की तरफ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1504 में बाबर ने काबुल पे अधिकार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, इब्राहिम का चाचा था ये, तथा राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। और बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये जिन लोगों ने बुलाया था ना बाबर को, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। पूछा जाता है, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आता है पीसीएस में, यूपीएससी भी पहले इस तरह के पूछती थी कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और परिणाम क्या निकला था। तो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत की लड़ाई वैसे भी महत्वपूर्ण है, और यूपीएससी ने मेंस में भी ये पूछा है, पानीपत पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। इस युद्ध में उसने तुलगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था। ठीक है, गड्ढों को सजा करके बड़ा ही चालाकी से इस्तेमाल किया गया इस पद्धति का। और उस्मानी विधि से, या जिसको रूमी विधि कहते हैं, इससे मतलब इसका भी उपयोग किया, तोपों को सजाया था उस्मानी विधि से। इन विधियों से कई बार क्वेश्चन आए हैं। ये भी क्वेश्चन आया कि तोपों का इस्तेमाल किया था इसने पहली बार, इस टाइप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, और इस आत्मकथा से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, फैक्चुअल प्रश्न आए हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप देखिए कि किन 5 मुस्लिम शासकों या मुस्लिम राज्यों की बात की थी और 2 हिंदू शासकों की बात की थी। बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी में उस समय मुस्लिम शासक थे, उनकी बात की है इसने, और 2 हिंदू शासकों की बात की है, मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। कई बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी कभी कुछ कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनाया जाएगा, सेंटेंस वाला, और उसमें इस तरह की बातें शामिल कर ली जाती हैं कि 2 हिंदू शासकों में मेवाड़ और विजयनगर, इसको आगे पीछे कहीं कर दिया जाए, विजयनगर की जगह कोई और हो जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक़ था। ठीक है, और उसने आगरा में एक बाग लगवाया जिसे नूरे अफ़गान, ठीक है, इस समय उसको आराम बाग कहा जाता है। नूरे अफ़गान या आराम बाग कहा जाता था। इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ये देखिए, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई तथा उसकी इच्छा अनुसार, यहाँ से क्वेश्चन आया है मिलान करने वाले में, उसकी इच्छा अनुसार उसके शरीर को काबुल में जाकर एक बाग में दफनाया गया और उसकी कब्र पर कोई गुंबद या आकृति नहीं बनाई गई।
ठीक है, ये इसने कहा था कि मुझे वहाँ दफनाया जाए मेरे मरने के बाद। आगे चलते हैं। इसने सबसे पहले सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह घोषित किया था। उसके आगे देखिए आप, बादशाह अकबर, बादशाह ये वो, ठीक है। शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी। अब बाबर के बाद बारी आती है हुमायूं की, जो कि बाबर के बेटे थे। हुमायूं 1530 से 1556 तक इनका शासनकाल रहा। बीच में जो है शेर शाह आएंगे, तो शेर शाह के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं जो है 1530 में हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा, और इसके बाद क्या क्या बातें हुई वहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1539 में, ये इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, शेर शाह सूरी, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं हार गया था। इस युद्ध में वो अपनी जान बचाने के लिए अपना घोड़ा लेके भागा, गंगा में कूद गया था। एक भिश्ती था, उसने सहायता की थी। ये कहानी आपने सुनी होगी। और हुमायूं ने एक दिन के लिए उसे बादशाह बनाया था। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए। कई बार ऐसी घटनाएं कई दे दी जाती हैं जिनको समझने के लिए ये डेट, ये बातें, क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आगे बढ़ते हैं। 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य विलग्राम में, कन्नौज में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की फिर से हार हो गई और शेर शाह ने हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, इस युद्ध की पराजय ने हुमायूं को 1555 ईस्वी तक हिंदुस्तान से बाहर इराक के सफ़ावी शासक के दरबार में निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा, यानी कि उसे बाहर रहना पड़ा, भारत से बाहर। बाद में आया फिर से 1555 में मुग़लों और अफ़गानों के बीच सरहिंद स्थान पर युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में अफ़गान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी तथा मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण युद्ध था। देखिए, उसमें हुआ ये कि अफ़गान बुरी तरह से हार गए, और विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और एक बार फिर भारत के सम्राट का ताज पहना, बेसिकली फिर राजा बन गया। ये कहानी है। तो इसमें जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात ये, जो दूसरा युद्ध हुआ था सरहिंद वाला, यहाँ से दोबारा उसको शासन मिला। और कभी कभी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किसने उस समय नेतृत्व किया था, क्योंकि कुछ बड़े ही फेमस महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिनकी वजह से सत्ताएं बदली हैं, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। अच्छा, किंतु 1 साल के बाद ही दिल्ली में स्थित दीन पनाह स्थान पर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया, और अचानक से, मतलब गिरा तो फिर मृत्यु हो गई, ठीक है। वह न तो एक अच्छा सेनानायक था, न ही एक अच्छा प्रशासक, किंतु वह एक आशावादी और लगनशील व्यक्ति था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शेर शाह बीच में आया, तो शेर शाह के बारे में जानना ज़रूरी है, और इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि शेर शाह की ऐसी छाप है मुग़ल काल में कि इसके बाद जो भी शासक आएंगे ना, उनके प्रशासन में, उनकी नीतियों में इसकी नीतियाँ दिखेंगी, झलकेंगी, खासतौर से अकबर को जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। और यहाँ से स्वतंत्र रूप से भी पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी ने क्या किया और इसकी उपलब्धियाँ क्या थीं। तो ध्यान से समझिए एक एक करके। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था, पूछा गया है। कभी कभी वनडे टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। देखिए, 1939 में चौसा का युद्ध हुआ और 1940 में विलग्राम का युद्ध हुआ। हुमायूं हार गया, शेर शाह सूरी जीत गया, ठीक है। और बस यही, उसके बाद से खुतबा पढ़वाया, शासक बन गया। आगे देखिए क्या होता है। 1540 में विजय के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर आसीन हुआ और सूर्यवंश की स्थापना की। थोड़े समय के लिए सूर्यवंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, मुग़ल काल के बीच में। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान एक बारूद का जो वो रखा था ना, बारूद का जैसे ढेर रखा था युद्ध के लिए, उसमें वो हो गया, क्या कहते हैं, आग लग गई, विस्फोट हो गया, और वहीं पे शेर शाह था, मर गया बेचारा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सी बात है? आगे देखिए, इसने अपने शासन काल में कौन कौन से काम किए, यही तो मेन बात है। मुद्रा सुधार, जरा एक एक करके देखते जाइए कौन कौन सी बातें हैं। इसने पुराने घिसे पिटे तथा मिलावटी सिक्कों के स्थान पर स्वर्ण, चांदी और तांबे के प्रमाणित सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। चांदी का रुपया, चांदी का जो सिक्का होता है उसे रुपया कहते हैं, यही बाद में मुग़ल व ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए,
भू राजस्व की बात करेंगे तो इसने कृषि योग्य कृषि भूमि की पैमाइश कराई, जांच करवाई, ठीक है। मापन के लिए सिकंदरी गज तथा सन की डंडी का उपयोग किया। सिकंदरी गज याद है, सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, याद करिए, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत की और सन की डंडी का उपयोग करवाया। अपने राजस्व अधिकारी टोडरमल की सहायता से लगान वसूली के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा, जब्ती प्रणाली पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब्ती प्रणाली किससे संबंधित थी? लगान से संबंधित थी। इसे टोडरमल का बंदोबस्त कहते हैं। अब जो लोग बेसिक चीज़ें हैं खाली अकबर के समय में पढ़ते हैं और टोडरमल को देखते हैं वहाँ पे, वो यहाँ गलती कर सकते हैं। अकबर से पहले टोडरमल यही व्यक्ति शेरशाह सूरी के यहाँ मंत्री थे, ठीक है। बाद में जब अकबर शासक बना तो इनको जो है शामिल कर लिया अपने यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। टोडरमल दो जगह हैं, वहाँ भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था अकबर के काल में, आगे अभी देखेंगे। कानून और व्यवस्था की बात करेंगे तो शेरशाह के समय में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसने कठोर व्यवस्था का अनुसरण किया। किसी भी क्षेत्र में कोई वारदात होने से पहले इसने उस क्षेत्र के मुखिया को दंडित करने की व्यवस्था लागू की। ये बढ़िया है, अभी भी होना चाहिए कि अगर किसी थाने में, हालांकि मतलब अलग रूप में होना चाहिए कि किसी थाने क्षेत्र में ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार हो वहाँ की पुलिस, वहाँ का मतलब थाना प्रभारी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बढ़िया व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था की बात करिए तो इसकी जो न्याय व्यवस्था थी बहुत ही निष्पक्ष और कठोर थी। इसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने कानूनों को संहिताबद्ध किया था, मतलब लिखे थे, बेसिकली इसे लिख दिया है कि कौन सा कानून कैसा है, कैसे लागू होगा, ये सारी बात है। कौन था वो? इस्लाम शाह सूरी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि किसने उस समय कानूनों को संहिताबद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं। परिवहन के मामले में सुधार ऐसा है कि आज भी आप नाम लेते हैं, ज़रा देखिएगा। इसने परिवहन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। इसने लोगों के आवागमन के लिए कई सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रांड ट्रंक रोड। बंगाल के सोनार गांव से आगरा और दिल्ली होते हुए लाहौर तक ये रोड बनी थी, उस समय की सबसे बड़ी रोड आप कह सकते हैं। सड़क की मरम्मत, आगरा जोधपुर चित्तौड़ सड़क का निर्माण तथा मुल्तान लाहौर सड़क का निर्माण करवाया था इसने। आगे बढ़ते हैं। वास्तुकला की बात करिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वास्तुकला एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है। आर्ट एंड कल्चर में भी ये सब चीज़ें हमने कवर की हैं जहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन चूंकि यहाँ पढ़ रहे हैं साथ साथ देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसने दिल्ली में पुराना किला और किले के अंदर किला ए कुहना नाम से मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसके ज़्यादातर भवनों का निर्माण जल के मध्य होता था। चारों तरफ जल है, बीच में भवन है। इस तरह से काफ़ी अच्छे ऐसे भवन देखने को मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अकबर की। अकबर अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मैं तुलना उस तरह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। हर काल में ना कुछ शासक बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सल्तनत काल में आप जाएंगे तो 2-3 शासक बड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके पहले बलबन की बात कर सकते हैं। ऐसे आधुनिक काल में आएंगे तो कुछ व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि महात्मा गांधी बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसी तरह से वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जब आप मुग़ल काल की बात करते हैं तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अकबर और औरंगजेब। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। तो अकबर को आप ध्यान से देखिए, विस्तार से समझते हैं, आराम से समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। 1542 से लेकर के 1605 तक। इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इस काल में जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर ने ये किया था और आपको पता ही नहीं कि अकबर कब था, तो आप कैसे गेस करेंगे अगर वो कालक्रम आधारित क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। तो 1542 से 1606 याद कर लीजिए, अभी से रट लीजिए, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तब तक याद रहेगा, ठीक है ना। अकबर ने अपने बाल्यावस्था में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में काम किया था। बहुत बचपन में ही शासक बन गया था क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई थी बहुत पहले मतलब जब ये बच्चा था तभी, ठीक है। हुमायूं की बात कर रहा मैं। और 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील यानी वज़ीर नियुक्त कर उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कई बार कि फला उपाधि किसने किसको दी थी। एक बार ऐसे ही तानसेन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये फला उपाधि तानसेन को अकबर ने दी थी, और वो सेंटेंस अपने आप में गलत था क्योंकि फैक्चुअली कुछ और बात सही थी,
ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, बैरम खां को इसने वजीर नियुक्त किया अपना और खाने खाना की उपाधि प्रदान की। आगे बढ़ते हैं। अब पानीपत का एक और युद्ध होता है, दूसरा। पानीपत का द्वितीय युद्ध वास्तविक रूप में अकबर के वकील, वजीर जिसकी हम बात करना है, और संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूरी के बीच, ठीक है, सॉरी, इसका जो वजीर था और सेनापति हेमू, यानी कि बैरम खां और हेमू के बीच में असली लड़ाई हुई थी पानीपत की, ठीक है। लेकिन अकबर राजा था तो उससे भी जोड़ के देखा जाता है। ओके, अब देखिए हेमू के बारे में क्या लिखा है। जिसने दिल्ली पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये हेमू के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसने दिल्ली पर अधिकार किया था और खुद को स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। तो हेमू और बैरम खां के बीच में लड़ाई हुई थी, पानीपत की दूसरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने, ये देखिए यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। सीधा ये सेंटेंस जिनको याद होता वो प्रश्न हल कर लेते, बहुत आसान था, ठीक है। पूछा गया था कि इसका ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण क्यों करवाया गया था। तो क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, जहाँ उसने एक बुलंद दरवाज़ा बनाया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। यूपीएससी ने इबादत खाना पे अलग से क्वेश्चन पूछा है कि इबादत खाना क्या था, यहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा सेक्शन। आज की वीडियो बहुत काम किया है आपके। तो इबादत खाना बनवाया और इबादत खाने में क्या होता था, यहाँ पे इबादत खाने में होने वाली चर्चा ने अद्वैतवाद के प्रचार में सहायता की। मैं बताता हूँ, वहाँ पे हर धर्म के व्यक्ति आते थे, विद्वान आते थे और चर्चाएं करते थे। अकबर भी वहाँ आता था, कभी कभी बैठता था, सुनता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। लेकिन विद्वानों से उनकी बातें करना, उनसे सुनना, चर्चा करना काफ़ी ज्ञान का स्रोत बना उसके लिए, अकबर के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अकबर की शासन व्यवस्था की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ध्यान से देखिए। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 45 सूबों में प्रांतों में बांट दिया था, ठीक है। और इन सूबों को सरकार यानी जिला कहा जाता था, ठीक है। परगना होता था तहसील, और गांव में विभक्त किया गया, ठीक है। सरकार, परगना, तहसील। अभी मेरे ख्याल से 2021 का क्वेश्चन था या 20 का, इस तरह से यूपीएससी ने पूछा कि अरेंज करना है इसको, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। जैसे मान लीजिए इसी से क्वेश्चन बनाए तो पहले सरकार आएगा कि परगना आएगा कि तहसील आएगा। मेरे ख्याल से इसमें से 2 शब्द लिए गए थे, ठीक है। ध्यान से जाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और इनका कार्यभार ये निम्नलिखित अधिकारी संभालते थे। ज़रा देखिएगा, अधिकारियों से क्वेश्चन यूपीएससी बड़े मज़ेदार तरीके से पूछती है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। पता है तो करेंगे, नहीं पता है तो करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो जो सूबा था, प्रांतीय प्रशासन था, वहाँ देखिए एक सिपा सलार था, यह कार्यकारी मुखिया था, जिसे बाद में निज़ाम या सूबेदार के नाम से जाने जाने लगा। कौन था ये, सिपा सलार। दीवान की बात करें तो यह राजस्व विभाग का मुखिया होता था। जो बख्शी था यह सैन्य विभाग का मुखिया था। अभी बख्शी के बारे में आगे बात करेंगे, बख्शी, मीर बख्शी जो कह लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, आगे देखेंगे इसके बारे में। अब देखिए सरकार और ज़िले का प्रशासन कैसे चलता था, चाहे आप सरकार कहिए चाहे जिला प्रशासन कहिए। फौजदार होता था जो प्रशासनिक मुखिया था। अलम या अलमगुजार ये होता था राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। और कोतवाल कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी होता था जिला प्रशासन में, ठीक है ना। आगे बढ़िए, इसके नीचे आएंगे। परगना में तहसील प्रशासन की बात करेंगे तो एक शिकदार होता था, कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी था शिकदार। और एक आमिल होता था, आमिल पे क्वेश्चन आए हैं, कानूनगो जिसको कह सकते हैं आप, ये राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था, ठीक है जी। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको छोड़ना नहीं, याद करके जाना। और ग्राम प्रशासन की बात करेंगे तो एक होता था मुकद्दम, कहीं कहीं मुकद्दस लिखा होता है, ठीक है। ये ग्राम प्रधान होता था और पटवारी होता था लेखपाल, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार प्रश्न आए हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको तैयार करना है। हाँ जी, तो सबसे पहली लाइन आप ध्यान से देखिए, यही बेस है अकबर की धार्मिक नीति का। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। सीधा प्रश्न पूछा गया है कि सुलह ए कुल की नीति क्या थी या ये किस शासक की थी। ये 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है।
आगे अब मैं कई लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सुलह ए कुल की नीति क्या थी, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं शब्दों के द्वारा यूपीएससी पूछे कि बस हाँ सुलह की नीति क्या थी, सुलह ए कुल की। इसको किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन यही पूछा जाएगा कि क्या थी, किसने शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अकबर ने दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में, ध्यान दीजिएगा राजधानी कहाँ बनाया था, फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, अभी ऊपर हमने बात की थी, इबादत खाना प्रार्थना भवन बनवाया था। ठीक है, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान शामिल होते थे, चर्चा करते थे। इस पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए, देखिएगा इससे पहले जो शासन था ज़्यादातर शासक प्रभावित होते थे धर्म गुरुओं से। आगे भी अकबर के बाद भी जैसे आप औरंगजेब की बात करेंगे तो धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनका असर शासन पे और राजा पे ज़्यादा है। इसके पहले भी खलीफा से एक तरह से सर्टिफिकेट लेते थे वो लोग, कई सारे शासक। यहाँ पे अकबर जैसे कुछ शासकों ने पहले भी काम किया, अकबर ने भी किया कि धार्मिक मामलों को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और देखिए 1579 में 79 में मजहरनामा या एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसको कहते हैं मजहरनामा घोषणा पत्र। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसने उसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया। यानी कि अकबर ही देश के धर्म के मामले में सर्वोच्च व्यक्ति है। ठीक है ना, और इस पर 5 इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर किए गए थे, जैसे स्टाम्प पेपर पर लिखवाते हैं ना, देखो ये सबूत है। तो 5 जो धार्मिक व्यक्ति थे, विद्वान थे, उनका हस्ताक्षर था और ये घोषणा जारी की गई कि आज के बाद से धार्मिक मामलों में सर्वोच्च व्यक्ति बादशाह अकबर होंगे। ठीक है जी, 1579 की बात है, मजहरनामा घोषणा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसने जजिया तथा तीर्थ करों को समाप्त कर दिया था। कई शासक जजिया को कभी लगाते हैं, कभी ख़त्म करते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि किसने लगाया था, किसने ख़त्म किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पिछली सल्तनत काल में भी हमने इस पर बात किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में, ध्यान दीजिए, तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नई क्या चीज़ शुरू की, परंपरा प्रवर्तित की, यानी कि शुरुआत की, जिसमें अल्लाह का मंत्र दिया जाता था। ठीक है, और अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर, ये कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मेरे ख्याल से पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया है, इलाही संवत या एक नया कैलेंडर जारी किया था। ठीक है जी, अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो हमने देख लिया, एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। अब हम बात करेंगे मनसबदारी पे। मनसबदारी में हाल ही में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे। मनसबदारी व्यवस्था, मैंने बताया था कुछ व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सल्तनत काल में इक्तेदारी व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, वैसे यहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा सा इसका बेसिक ये है कि आप जानें कि मनसबदारी व्यवस्था का संबंध किससे था। मूलतः सैन्य व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको कहा जाता है मनसबदारी। इसमें कुछ विशेष श्रेणी के घुड़सवार और कुशल सैनिक नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, इस व्यवस्था में जो राजा के प्रति घनिष्ठ निष्ठा रखते थे, और इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब या जात दिया जाता था। ठीक है, ये पद है मनसब जात। ठीक है, जिसके अधीन निश्चित मात्रा में सवार यानी कि घुड़सवार और कुशल सैनिक होते थे। सिंपल सी बात यह है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अधिकारी है, और इसको एक मनसब दिया जाएगा या जात दिया जाएगा, और उसमें तय किया गया कि आपको इतना मनसब या इतना सवार मिलेगा, तो आप इतना जात मिलेगा, तो आप अपने अंदर इतने घुड़सवार और इतने सैनिक रख सकते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे आप इतना समझिए कि मनसबदारी व्यवस्था, जात या सवार की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक घुड़सवार को 2 घोड़े रखने होते थे, और मनसबदारों को अपने वेतन के बदले राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। जो मनसबदार होते थे, ठीक है, उनको इसके बदले में क्या होता था, वेतन नहीं मिलता, राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। और अकबर के समय में मनसबदारों की 33 श्रेणियाँ थीं, जो 10 से लेकर के 10,000 सैनिकों को अपने पास रखते थे। ठीक है,
10 सैनिक भी रख सकते हैं, मतलब श्रेणी के आधार पे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके। तो 10,000 तक के सैनिक रखने की क्षमता वाले मनसबदार होते थे। और मनसबदारों की नियुक्ति सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी करता था, जिसको हम मीर बख्शी कहते हैं। अभी मैंने कहा ऊपर कि मीर बख्शी फिर आएगा। मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था, ये क्वेश्चन कई बार आया है। मीर बख्शी का काम क्या था, ये सैन्य विभाग का हेड था। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, भू राजस्व संबंधी सुधार की बात करेंगे। तो अकबर ने राजस्व प्रशासन की योजना तैयार करने के लिए टोडरमल को, याद आया टोडरमल, वही जो वहाँ पे शेरशाह के समय मंत्री थे, 1582 में शाही दीवान नियुक्त किया। राजस्व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था टोडरमल द्वारा ही निर्मित की गई, और जिसे बगदाद के काजी अबू याकूब की पुस्तक किताब उल खराज से ग्रहण किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़िए, टोडरमल के यह सुधार आईने दहशाला, 10 वर्षीय सुधार जिसको कहते हैं, आईने दहशाला के नाम से जाने गए। पूछा जा सकता है आईने दहशाला में क्या है। टोडरमल का जो भू राजस्व संबंधी सुधार है वही है। और यह जब्ती प्रणाली का, देखिएगा जब्ती प्रणाली क्या कहाँ लिखा, यह जब्ती प्रणाली का विकसित रूप है। जब्ती प्रणाली के बारे में अभी हमने पढ़ा, शेरशाह के समय शुरू हुआ था, उसी का विकसित रूप था। अधिकारी भी वही है, टोडरमल ही है। उस समय वहाँ शुरू किया था, थोड़ा सा और इसको बेहतर किया, ठीक है, अपग्रेड किया। जिसमें इस रूप में क्या हुआ, पिछले 10 वर्षों के उत्पादन तथा उत्पादन मूल्य के आकलन के आधार पर 1/3 राजस्व निर्धारित किया जाता था, 1/3, ठीक है। और सामान्यतः यह आकलन फसलों के रूप में होता था तथा वसूली नकदी रूप में होती थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा अधिकारियों की बात करते हैं। कानूनगो होता था, यह एक राजस्व अधिकारी होता था जिसका कार्य था राजस्व संबंधी आंकड़े एकत्रित करना। कानूनगो कुछ ऐसे शब्द उस समय के मध्यकाल के जो आज भी हमारी भाषा में, हमारे प्रशासन में शामिल हैं, ठीक है। जैसे कानूनगो ही देख लीजिए, कानूनगो अभी भी काम थोड़े आगे पीछे बदलते रहते हैं, लेकिन नाम जो है मिलता जुलता और काम लगभग उसी के आसपास का है। करोड़ी होता था, यह 1 करोड़ दाम के बराबर राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी होता था। यानी कि 1 करोड़ दाम के बराबर ये वसूली कर सकता था। इसको अब रुपए में बात करेंगे, ये देखिए क्या लिखा है, 2.5 लाख रुपए, अर्थात 1 रुपया + 40 दाम, इस तरह करके। खैर करोड़ी को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने उत्पादकता के आधार पर कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा था, और इन 4 भागों से, इनके नामों से खास तौर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, पोजल, परती, चाचर, बंजर। अब इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो इनके नाम से ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो 4 नाम बताइए जो अकबर द्वारा, मतलब भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, ये वाला। उसके बाद मिलान करने के लिए कि किस तरह की भूमि को क्या कहते थे, मिलान करने के लिए दिया जाता है। जो पोजल भूमि है इस पे हर साल खेती होती थी, उर्वरक भूमि थी, अच्छी भूमि थी। परती भूमि उसे कहते थे जिस पर एक वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। और चाचर भूमि उसे कहते थे जिस पर 3 से 4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। मतलब एक बार खेती की गई, 3-4 साल के लिए छोड़ दिया गया, उसको चाचर बोलेंगे। और बंजर की बात करेंगे तो इस भूमि को 5 या इससे अधिक वर्षों तक जोता बोया नहीं गया है, इसको हम कह देंगे बंजर, ठीक है। मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात करेंगे सामाजिक सुधारों की। अकबर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। इसने युद्ध बंदियों को दास बनाने की परंपरा समाप्त कर दी। पहले ये होता था कि युद्ध के दौरान जो सैनिक पकड़े जाते थे, जो जिन लोगों को पकड़ के लाया जाता था, उन्हें दास बना लिया जाता था। विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। बाल विवाह का निषेध किया था। देखिए, किसी भी शासक को ऐसे ही महान शासक नहीं कहा जाता, वो हर क्षेत्र में कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसकी महानता साबित होगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने विवाह के लिए लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की थी। ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सुधार था। हालांकि आज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये अभी बदला जा चुका है, समय की आवश्यकता है, लेकिन उस समय बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं थीं। तो उस नज़रिए से देखें तो ये बहुत अच्छा सुधार था, ठीक है जी। अब बात करेंगे नवरत्नों की। अष्टदिग्गज, नवरत्न, ये जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इनकी रचनाओं से, इनके काम से, इनकी विशेषता से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 2020 में
विक्रमादित्य के अष्टदिग्गजों से मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया, तो इसके आसपास प्रश्न आते रहते हैं इनसे। ज़रा देखिए 9 लोग कौन हैं जो अकबर के यहाँ थे, इनकी खासियत भी लिखी है कि क्या इनकी खासियत थी। अबुल फजल थे, ये एक फ़ारसी विद्वान थे, इन्होंने कई रचनाएं भी की हैं और सेनानायक भी थे। फैजी के बारे में आपने सुना है, फ़ारसी विद्वान और कवि थे। बीरबल जो है हाजिर जवाब और चतुर मंत्री थे इनके। तानसेन के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। दरबारी गायक और संगीतज्ञ थे, यहाँ से पीसीएस में भी खूब प्रश्न आते हैं, यूपीएससी ने भी बार बार प्रश्न पूछे हैं। टोडरमल की बात हम कर ही लिए हैं, भू राजस्व सुधारक थे, ठीक है, इन्होंने भू राजस्व में बढ़िया काम किया। मान सिंह सेनापति थे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई महत्वपूर्ण युद्ध जो है इनके नेतृत्व में लड़े गए अकबर के काल में। और अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी कवि और सेनानायक थे। और हमीम हुमाम शाही पाठशाला के प्रधान थे। और मुल्ला दो प्याजा जो है ये चतुर व वाकपटु दरबारी थे, ठीक है, हर तरह के लोगों को इन्होंने शामिल किया था अपने नवरत्नों में। अब हम बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर महत्वपूर्ण है अपने इनकी खास तौर से इन्होंने जो योगदान दिया है वहाँ से। ज़रा देखिए इनका कालक्रम 1605 से 1627 इसके बीच में जहांगीर का शासन था। अब देखिए यहाँ देखिए ज़रा, जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। पीसीएस में भी, यूपीएससी ने भी पहले पूछा, ठीक है, जंजीर लगवाई। इसे चित्रकला की बहुत बारीक समझ थी, जहांगीर इसीलिए जाने भी जाते हैं, ठीक है। इसके दरबार में मंसूर नामक एक चित्रकार था, इसने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया। किसने? जहांगीर ने, शालीमार बाग। और इसने जनता के हितों के लिए 12 अध्यादेश जारी किए थे। बढ़िया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अब देखिए यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के आएगा। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे शरण देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। खुसरो भाग के गया उनके पास, अर्जुन देव के पास, अर्जुन देव ने उसको शरण दी और ये बात जहांगीर को पसंद नहीं आई और उनकी हत्या करवा दी। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। जुर्माना न भर पाने के कारण इसने गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद को 10 वर्षों के लिए ग्वालियर के एक किले में कैद कर दिया था, हरगोविंद को, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो सिख गुरु हुए हैं ना उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। गुरु अंगद के बारे में जान लीजिए, गुरु राम सिंह के बारे में, राम सिंह ही शायद हैं, ठीक है, इनके बारे में जो भी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है ना उनको देख लीजिए एक बार। खैर वापस आते हैं जहांगीर पे। इसने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया, ठीक है, वही सैन्य व्यवस्था वाले। और दू अस्पा और सिंह अस्पा, ये सी लिखा है ना, कहीं सिंह लिखा रहता है, सी अस्पा सिद्धांत को लागू किया। और इसके अंतर्गत जात जो मनसब होते थे इसमें भी परिवर्तन किए बिना सवारों की संख्या को क्रमशः 2 गुना और 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, ये चीज़ इसने की थी। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई थी। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, ज़रा चेक करिए, क्या वो अकबर के समकालीन थे। यहाँ से क्वेश्चन, यूपीएससी ये क्वेश्चन खूब पूछी है, कई बार पूछा है कि कोई विद्वान या कोई फेमस पर्सनालिटी किसके समकालीन थे, किसी शासक के समकालीन। कभी कभी 2 समाज सुधारकों को ही साथ में दे देती है, जैसे एक बार दे दिया साउथ के 2 समाज सुधारकों को कि ये इनके समकालीन थे। कबीरदास पे क्वेश्चन आया, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ये देखते हैं कि यह व्यक्ति इतिहास का इतना महत्वपूर्ण है और इस कालक्रम में इसका जीवन काल रहा है, तो आप बहुत सारे प्रश्नों को इसके आधार पर हल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सूरदास जहांगीर के समकालीन थे और उसी समय सूर सागर की रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शाहजहाँ की। शाहजहाँ का नाम लेते आपके दिमाग में क्या आता है, जिसकी अभी बड़ी चर्चा चल रही है, ठीक है, ताजमहल। तो शाहजहाँ का पहले कालक्रम देखिए 1624 से 1658। इनका शासनकाल भवन निर्माण और वास्तुकला का उत्कर्ष काल था। मुगल काल के शासकों में एक विशेषता है कि हर किसी ने चित्रकला में खूब बेहतरीन काम किया, किसी ने वास्तुकला में बेहतरीन काम किया, किसी ने धार्मिक मामलों, सामाजिक मामलों को बेहतर तरीके से संभाला है। बढ़िया है, हर काल में हर तरह के शासक होते हैं। आगे चलिए। तो शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया। ये आपको पता हो, ताजमहल तो सबको पता है,
बाकी ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दिल्ली का लाल किला, जमा मस्जिद, आगरा का जो है मोती मस्जिद बनवाया था। आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जहाँ से घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा कि 1658 से 1707, औरंगज़ेब के आगे हम किसी शासक की बात इसमें नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मुग़ल काल को जो असली उत्कर्ष आप कह सकते हैं, असली शक्ति थी, वो औरंगज़ेब तक जैसे तैसे चली। उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उतना कुछ खास नहीं है। हालांकि आपके पास किताब होगी तो बाकी के शासकों को भी देख लेंगे, उनका कालक्रम देख लेंगे तो ठीक रहेगा। फ़िलहाल 1707 के बाद से काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और इस समय तक अंग्रेज़ों का भी हमारे देश में काफ़ी ठीक ठाक असर होने लगा था। चलिए देखते हैं क्या बात है औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब के राजपूतों और मराठों से संबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है। ये कट्टर मुस्लिम शासक था। इसने जजिया को फिर से लागू कर दिया। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अब मिक्स हो सकता है अर्जुन देव और तेग बहादुर। एक शासक ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। हिंदुओं के मंदिर को इसने तोड़वाया था। पुराने मंदिरों की मरम्मत और नए मंदिरों के निर्माण पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है जी। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे साहित्य की। मुग़ल कालीन साहित्य, जो कि अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है और फैक्चुअल सेक्शन है। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न आते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। कहानियाँ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कहानी अपने आप में तभी समझ में आएगी जब आप इन तथ्यों को सही जगह पर रखते हैं, ठीक है जी। चलिए साहित्य की बात करते हैं। इसमें कुछ साहित्यिक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुजुक बाबरी जो है, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, यह पुस्तक बाबर ने स्वयं लिखा था, उसकी आत्मकथा थी और तुर्की भाषा में लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि किस भाषा में बाबरनामा लिखा गया है। तुजुक बाबरी लिखी गई है, ठीक है। एक काव्य संग्रह है दीवान, तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने। बाबर के बारे में हमको ज़्यादातर यही पता है कि तुजुक बाबरी लिखा है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। ये क्या है? रिसाले उसज, यानी कि ये क्या लिखा है? ख़त बाबरी, यह तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखा गया था। और मुबैयान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम कानून की किताब है ये मुबैयान, और यह पद्य शैली में लिखा गया था, तुर्की में लिखा गया था, बाबर द्वारा लिखा गया था। ध्यान से याद कर लीजिए, इसको महत्वपूर्ण है। और हुमायूंनामा लिखा गया फ़ारसी भाषा में गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। आगे बढ़िए। तारीख़ रशीदी फ़ारसी में मिर्ज़ा हैदर, ये क्या है? दोगलत ने लिखा था, वही सही लिखा ना? हाँ, बाबर का मौसेरा भाई था, उसने लिखा था तारीख़ रशीदी। और तज़किरात उल वाक़ियात फ़ारसी भाषा में किसने लिखा था भाई? एक नौकर था हुमायूं का, उसने लिखा था, क्या नाम है? जौहर आफ्ताबची। हाँ, इसका नाम फेमस है, किसने लिखा था? आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है? वाक़यात ए मुश्ताकी फ़ारसी भाषा में रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताकी द्वारा लिखा गया था, और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, वाक़यात मुश्ताकी, ठीक है। इन ग्रंथों का महत्व क्यों है? आपसे क्यों पूछा जाता है? यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्ज़ाम में क्यों पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा था? वो इसलिए पूछा जाता है कि उस काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, जो साहित्य की रचना होती है, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि उस समय का समाज, उस समय का प्रशासन कैसा था, ठीक है जी। इसलिए महत्वपूर्ण है, इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तोहफ़ा-ए-अकबर शाही किसने लिखा था? अब्बास खां शेरवानी ने, ठीक है, फ़ारसी भाषा में लिखा था। कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता कि किस भाषा में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। उस समय देखो ज़्यादातर साहित्य फ़ारसी में क्यों है? क्योंकि राज्य की भाषा साहित्य फ़ारसी ही थी, ठीक है ना, इसलिए। ये क्या है? नफ़ाइस उल नासिर, ये मीर क्या है? अलादौला कजवीनी द्वारा लिखा गया था। नाम भी थोड़े से टेढ़े मेढ़े जो है, फ़ारसी नाम है, तुर्की नाम है, तो थोड़े से वो मतलब याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार याद कर लेंगे तो ये फंस जाता है दिमाग में, फिर निकलता नहीं है, फिर टेंशन की बात नहीं है। फ़ारसी में लिखा गया था। तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला, ये दाऊद द्वारा लिखा गया था फ़ारसी में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकबरनामा, आईने अकबरी जिसको कहते हैं, अबुल फजल ने
फ़ारसी भाषा में लिखा था। कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं कि किसने लिखा था अकबरनामा। आगे देखिए, तबकात अकबरी या फ़ारसी में निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था। ओके, और मुंतख उल तवारीख़ ये जो है फ़ारसी भाषा में लिखा किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बदायूनी से क्वेश्चन वैसे भी आते हैं इनके साहित्य से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है और इसने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। देखिए एक मैं यहाँ पे मैं अंतर बता रहा हूँ। आत्मकथा में और जीवनी में किसी एक व्यक्ति के बारे में जीवन की अलग अलग घटनाएं लिखी जाती हैं, लेकिन अंतर ये है, समझना ज़रूरी है। आत्मकथा लिखने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति खुद लिख रहा है, और जीवनी का मतलब होता है कि उसके बारे में कोई और लिख रहा है। जैसे आप अपने बारे में अपनी कहानी, अपने जीवन की बातें लिखेंगे तो वो कहलाएगा आत्मकथा। लेकिन आपके बारे में आपका कोई दोस्त या जिसको भी आपने कहा कि भाई मेरे जीवन में ये बातें हुई हैं, इनको तुम लिखो, तो उसको हम जीवनी कह देते हैं। ठीक है ना, ये अंतर समझ लीजिए। खैर, तो तुझके जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा, ठीक है। और इसकी रचना फ़ारसी में, जहांगीर ये क्या है, मोतमिद खां, मोहम्मद हादी, ये इन्होंने की थी। इसकी रचना फ़ारसी में जहांगीर ने की थी। और बाकी ये कहाँ से आया है, इसको मैं देखता हूँ, एक मिनट। चलिए, ये हो सकता है कि इन लोगों ने इसमें सहायता की थी, लेकिन मेन जो है जहांगीरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कहाँ गया? ये क्या है भाई? इकबाल नामा ए जहांगीरी फ़ारसी भाषा में मोतमिद खां बख्शी द्वारा लिखा गया था। इसके आगे लिखा है क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। फ़ारसी भाषा में ख्वाजा कामगार ने लिखा था। बादशाह नामा से प्रश्न पूछा जाता है। मोहम्मद अमीन कजवीनी द्वारा ये लिखा गया था फ़ारसी भाषा में। और ये है एक और पातशाहनामा है जी, फ़ारसी भाषा में अब्दुल हमीद लाहौरी, ये वाला कई बार पूछा गया है। मोहम्मद वारिस, इन्होंने पूर्ण किया था। ठीक है, यानी कि कई लोग इसमें शामिल हैं पातशाहनामा लिखने में। आगे बढ़ते हैं। अमल ए सालेह, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ठीक है, लिस्ट में आ गया है। तो फ़ारसी भाषा में मोहम्मद सालेह द्वारा लिखा गया था। और चहार चमन, चहार चमन फ़ारसी में चंद्रभान द्वारा लिखा गया था। और शाहजहाँ नामा फ़ारसी में इनायत खान ने लिखा था। और ये पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी जिनको मैंने कहा कि महत्वपूर्ण नहीं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ओके, आलमगीर नामा पूछा गया है, या फ़ारसी भाषा में काजिम और शिराजी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और वाक़यात आलमगीरी फ़ारसी में ये आकिल खान द्वारा लिखा गया था, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फुतवात आलमगीरी महत्वपूर्ण है, ये फ़ारसी में लिखा था ईश्वर दास नागर ने, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नासिर आलमगीरी ये फ़ारसी में साकी मुस्तिद खान ने लिखा था। ठीक है, आगे देखिए। मुंतखब उल लुबाब फ़ारसी में खफ़ी खान द्वारा लिखा गया था। और क्या है जी, नुक्शा ए दिलखुशा फ़ारसी में भीमसेन सक्सेना द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कितना है देख लें ज़रा, बस इतना ही था। खुलासत उल तवारीख़ लिखा है, ये सूरजन राय इन्होंने लिखा है। और उसके बाद से मज़्म उल बहरीन फ़ारसी भाषा में दारा शिको ने लिखा है। और इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो साहित्य का अगला सेक्शन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि कुछ किताबों का अनुवाद हुआ था। ठीक है, रज़्मनामा के नाम से महाभारत को जो है लिखा गया था। और देखिए फ़ारसी भाषा में कौन कौन शामिल हैं, बदायूनी, नकीब खां, अब्दुल कादिर द्वारा लिखा गया था। रज़्मनामा पूछा गया है कई बार, ध्यान रखेंगे इसको। रामायण की बात करेंगे तो इसका फ़ारसी में अनुवाद संकलन किया गया था बदायूनी के द्वारा, इसीलिए बदायूनी ज़्यादा फेमस हैं कि यहाँ पे इनका योगदान यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है इम्पॉर्टेंट। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका फ़ारसी में संकलन हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था अथर्ववेद का। और भागवत पुराण फ़ारसी भाषा में संकलन किया था राजा टोडरमल ने। ठीक है, टोडरमल, ध्यान रखिएगा। भगवत गीता की बात करेंगे, फ़ारसी में संकलन दारा शिको ने किया था। दारा शिको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक कह सकते हैं, नहीं शासक तो नहीं बन पाया, झगड़ा वगड़ा कर रहे थे आपस में काफ़ी, औरंगजेब का भाई था। ठीक है, तो दारा शिको के बारे में आप पढ़िएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मारा गया था बेचारा, औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। योग वशिष्ठ फ़ारसी भाषा में दारा शिको द्वारा संकलित किया गया था, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई,
52 उपनिषद, सिर अकबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों का सिर अकबर के नाम से इसने अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। कालिया दमन की बात करेंगे, अयार दानिश के नाम से, ठीक है, फ़ारसी भाषा में अबुल फजल ने वो किया था, इसका संकलन किया था। और राज तरंगिणी फ़ारसी भाषा में मौलाना शाह मोहम्मद क्या है, शाहबादी ने। राज तरंगिणी किसने लिखा है, जाकर सर्च करिएगा। और फ़ारसी में संकलन इन्होंने किया है। लीलावती की बात करेंगे, गणित की किताब है, फ़ारसी भाषा में फैजी ने इसका अनुवाद किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार जाकर चेक करिए कि ये जो अनुवाद हो रहा है असली में किसने लिखा था जिसका अनुवाद ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, पूछा जाता है। बाबरनामा की बात करेंगे तो बाबरनामा कैसे लिखा गया था, आपको पता है ना, तुर्की में लिखा गया था। फ़ारसी में अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने लिखा था। अच्छा, ये क्या है, तजक या तुजुक, ये ज्योतिष ग्रंथ था। फ़ारसी भाषा में जहार ए जहन नाम से मुकम्मल खां गुजराती द्वारा अनुवादित किया गया था। और नल दमयंती फ़ारसी भाषा में फैजी द्वारा अनुवादित किया गया था। ये भी आप चेक करिए कि नल दमयंती किसने लिखा था, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, मुग़ल काल में अब हम बात करेंगे स्थापत्य कला की, जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक है अपने आप में और आर्ट एंड कल्चर में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है जी, अब इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले ना मैं कुछ चीज़ें बताऊं, जैसे मुग़ल स्थापत्य से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे जो मेन फीचर है वो ये है कि मुग़ल स्थापत्य कला की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। फीचर नहीं कहना चाहिए, जो मेन बात है याद रखने वाली, ठीक है, उसके बारे में आप जानिए। दूसरी बात यह है कि कौन सा काम किस शासक ने करवाया था, ये फैक्चुअल हो जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, एक एक करके देखते हैं ज़रा क्या क्या बातें ध्यान देने वाली हैं। मुग़ल कालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। मतलब मध्य एशिया की जो कला थी, इस्लामी कला, और जो भारतीय कला थी, इनका मिश्रण है, जिसमें फ़ारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल और जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। अब देखिए विशेषताओं से क्वेश्चन आए हैं, और ये वाली जो विशेषता है इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं। संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट एवं महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग, ये अपने आप में महत्वपूर्ण लाइन है। यूँ कहें कि स्थापत्य है मुग़ल काल का, इसकी व्याख्या करने के लिए एक की स्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस दौरान जो स्थापत्य बन रहा था वहाँ पे जड़ावट का काम होता था दीवार पे, ठीक है, जिसको पित्रा-दुरा कहते हैं। उसमें जो है आप कीमती पत्थर, हीरे, इनका भी उपयोग देख सकते हैं, और चमकने वाली और भी धातुओं का इस्तेमाल, ख़ासतौर से पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और जो हीरे जवाहरात वाला आप देखना चाहें तो मेरे ख्याल से ये फ़ोटो है एनसीईआरटी में, जो सिंहासन था मुग़ल काल का एक कोई, उसके बारे में दिखाया गया कि देखिए कैसे पित्रा-दुरा काम हुआ अच्छे से। और महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग, अब देखिए ताजमहल भी देखने जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि वहाँ पे पानी, कहीं नालियाँ बनी है, इधर पार्क बना है ऐसे करके, ठीक है, पानी बह रहा है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती हैं मुग़ल वास्तुकला में। आगे चलते हैं, बाबर के समय में क्या था, एक एक करके शासकों के अनुसार चलेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा। मुग़ल कालीन स्थापत्य काल की शुरुआत बाबर के समय से होती है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाया था, 1529 की बात है। और इसके अतिरिक्त बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद का, ठीक है, जामा मस्जिद एक जामी मस्जिद है, तथा आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई, ठीक, और ज्यामितीय विधि द्वारा आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया था, जिसे नूर अफ़गान नाम दिया गया। इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के समय में क्या हुआ, हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण करवाया, जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। पुराना किला जो है वो पहले दीन पनाह जो था वो हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हुमायूं ने हिसार ज़िले में फतेहाबाद नामक स्थान पर फ़ारसी शैली में एक मंदिर का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेर शाह की बात करिए, शेर शाह के बारे में, इसने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नए नगर की नींव डाली।
यद्यपि इसके अवशेषों के रूप में अब लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा ही देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन ये तो है कि इसने कुछ किया था वहाँ पे, उसके अवशेष हैं। 1542 की बात करें तो इसमें शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ठीक है। और उसी परिसर में शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप बनवाया था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु शेर शाह की सबसे महत्वपूर्ण कृति बिहार में जाएंगे, सासाराम जो रोहतास जिला है, वहाँ पे क्या बनवाया था इसने? झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित उसका मकबरा है, मकबरा बनवाया था सासाराम में। वैसे भी पूछा जाता है सासाराम को लेकर के शेर शाह से जोड़ के। और इसमें भारतीय और इस्लामी निर्माण कला का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। अकबर के काल में आते हैं, असली आदमी अभी आना बाकी है, शासक, ठीक है, आएंगे। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि इसके निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं था, उसके काल में बना था। अभी देखिए, यह मकबरा ज्यामिति चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह 4 बाग पद्धति में बना प्रथम जो है स्थापत्य स्मारक है, ठीक है। आगे बढ़िए। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यह देखिए, 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे से हुआ। वैसे भारत में पहला बाग युक्त जो मकबरा है वो सिकंदर लोदी का मकबरा था। एक मकबरा आगे जो है बाग बने हुए हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, बीच में पानी के लिए नालियाँ बनी हुई हैं, फिर बाग है, वही जिसको मैं पार्क बोल रहा था, इस टाइप की। तो ये बाग वाली शैली जो है ये काफ़ी अच्छी शैली है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इसके मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। जैसे वहाँ से इनपुट मिल रहा है, धीरे धीरे आगे चल के कुछ आगे बेहतर चीज़ें होंगी, फिर ताजमहल बनेगा। ये नहीं कि वही तोड़ के बन गया। कहने का मतलब है ना, जैसे हमारा संविधान बना है तो हम क्या देखते हैं कितना लंबे समय से कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बदलते बदलते इम्प्रूव होते होते वर्तमान संविधान बना है। ऐसे ही ताजमहल के लिए इनपुट का काम करने के लिए कुछ पहले की इमारतें जो हैं आती हैं कि हाँ उससे भी हमने कुछ सीखा है, गुंबद या फिर 4 बाग शैली बनाना है उसमें, या और चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अकबरकालीन इमारतों को सुविधा अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ आगरा में बनी है और कुछ दिल्ली में बनी है। तो एक मिनट, पहले आगरा की बात करते हैं, दूसरी वाली किधर है अभी देखेंगे। अकबरकालीन आगरे में बनी इमारतों में बहुत थोड़ी बची हुई हैं, जिनमें अकबरी महल और जहांगीरी महल प्रमुख है। अकबर ने 1565 से 73 ईस्वी अपनी राजधानी आगरा में एक किला बनवाया था, ठीक है। आगरे के दुर्ग में निर्मित जहांगीरी महल की नकल ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। इस महल में हिंदू और इस्लामी परंपराओं का समावेश मिलता है। अकबरकालीन इमारतों में गुंबदों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है। उतने ज़्यादा गुंबद का इस्तेमाल नहीं किया है जो उससे पहले उसके बाद में होगा, ठीक है। हाँ, जो दूसरा है मैं दिल्ली कह रहा था, फतेहपुर सीकरी है बेसिकली, इसीलिए मैंने खुद को रोक लिया, पता चले कहीं कुछ और बोल दें, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में इमारतें जो बनी है वो देखिए, और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। फतेहपुर सीकरी में कई इमारतें हैं, अलग अलग तरीके से उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अकबर ने 1570 से 71 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पर अनेक भवनों का निर्माण करवाया, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक और लौकिक, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के भवनों की मुख्य विशेषता देखिएगा ज़रा, चापाकार है और धरणीय शैलियों का समन्वय है, ठीक है। दीवाने आम और दीवाने खास लौकिक प्रयोग के लिए बनाए गए थे। दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण था, इसी में बादशाह का सिंहासन रखा रहता था, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता थी खंभे पर निकली हुई बरामदे की छत, ओके। और दीवाने खास एक घनाकार आयोजन था और इसके निर्माण में बौद्ध और हिंदू वास्तुकला की झलक मिलती है। ये लाइन पूछी गई है, यहाँ से प्रश्न आया है कि इस तरह की विशेषता अकबर के काल में दिखती है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं महलों में, या ख़ास तौर से चित्रकला के रूप में भी जो मिक्सचर दिखता था कि और भी कलाओं का मिश्रण है। औरंगजेब के काल में कैसे उनको मिटा दिया गया, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हुई, तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये उतार चढ़ाव किस तरह का था। आगे बढ़ते हैं। राजपूत रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल था और इस पर उत्कीर्ण अलंकरणों की प्रेरणा
दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से ली गई है। यानी कि यूपीएससी पूछे कि अकबर कालीन जो फतेहपुर सीकरी की जो कला है उसमें साउथ से भी कुछ चीज़ें सीखी गई हैं तो आप उसे सही मानेंगे, ठीक है ना। अकबर ने काफ़ी चीज़ों से सीख के चीज़ें की थी, ठीक है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। यह फतेहपुर सीकरी का सर्वोत्तम महल है, जोधाबाई वाला। आगे बढ़ते हैं, पंचमहल की बात करेंगे या फिर हवा महल आप इसको कहिए। यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला महल था और यह नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जामा मस्जिद की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रभावोत्पादक इमारत थी जामा मस्जिद। प्रभाव देने वाली, इसका प्रभाव बढ़िया था। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता था। और ये सेंटेंस एक फैक्चुअल सेंटेंस हो सकता है आपके क्वेश्चन में। संगमरमर की निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रशंसित किया था, ठीक है, काफ़ी तारीफ़ की थी इसने। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने ऊपर देखा था और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अपनी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने इस मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है, जिसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली में बना है। पूछा जा सकता है कि ये किससे प्रभावित है, वैसे भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, 1585 में अकबर फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर निवास करने लगा और वहाँ पर उसने लाहौर के किले का निर्माण करवाया था। ऐसे भी पूछा जाता है कि लाहौर में भी उसने किला बनवाया था, ध्यान रखिएगा। अकबर ने इलाहाबाद में भी एक किला बनवाया था, आपको पता है कि नहीं, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आए हैं पहले मिलान करने वाले में। या ऐसे पूछ लिया जाता है कि शासक ने कौन कौन से किले बनवाए थे और उसमें से कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। अबुल फजल ने अकबर की स्थापत्य कला में अभिरुचि की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई और अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई। वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर के समय पे आते हैं। आपको पता है कि जहांगीर ने चित्रकला को ज़्यादा महत्व दिया था, फलस्वरूप उसके समय में बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ, लेकिन जो इमारतें बनी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आगरा के पास सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा, जिसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, लेकिन निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया। और इस 5 मंजिले पिरामिड के आकार के मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल पूर्णतः संगमरमर से बनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार लखनऊ में क्या है जी, इमाम जो भी है, इमामबाड़ा है क्या है, लखनऊ की कुछ इमारतों की विशेषताओं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं हैं जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। इस मकबरे की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि क्या है कि उसका गुंबद विहीन होना तथा बलुआ पत्थर से बना मकबरे का दरवाज़ा और संगमरमर की बनी 4 सुंदर मीनारें हैं जो इससे पूर्व देखने को नहीं मिलती। यह पूरा मकबरा एक सुव्यवस्थित उद्यान के बीच में विशाल चबूतरे पर स्थित है। ओके, आगे बढ़िए। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना एतमादुद्दौला का मकबरा है। पूछा जाता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कब बना था, जहांगीर के टाइम पे। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मुग़ल काल के स्थापत्य में संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल बहुत हुआ है और उसके बाद लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है। आगे देखिए, वैसे क्वांटिटी के हिसाब से बात करेंगे तो लाल बलुआ पत्थर तो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ ना, क्योंकि किले बनाने हैं, दीवार बनानी है, तो सब संगमरमर से थोड़ी बनेगा, लेकिन इनका जो है इन दो का बहुत ज़्यादा महत्व है। आगे चलते हैं। तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा-दुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। फूलों पत्तियों वाली आकृतियाँ कीमती पत्थरों से और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई, इनका इस्तेमाल किया गया। यद्यपि ये जो पड़ाली है पित्रा-दुरा का प्रयोग इससे पहले ही उदयपुर के गोल मंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था। यहाँ से एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना की और उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कश्मीर में शालीमार बाग, ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं स्थापत्य में जो सबसे आगे हैं मुग़ल काल में शाहजहाँ, इनके बारे में बात करेंगे। तो शाहजहाँ के समय में स्थापत्य कला की बात करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को समझिए। शाहजहाँ का काल मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है।
जिसे जहांगीर है चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह काल संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष माना जाता है। देखिए एग्जाम्पल्स तो है, वैसे ताजमहल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इस कला में संगमरमर जोधपुर के मकराना नामक स्थान से मिलता था, ठीक है, और वृत्ताकार कटाई के लिए अधिक उपयुक्त होता था। पूछा जाता है कई बार, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये चीज़ कहाँ से लाई जाती थी, कहाँ पे मतलब मिलती थी। आगे इस काल की इस काल की प्रमुख विशेषताएं, नक्काशी काल नहीं होना चाहिए था, इस कला की प्रमुख विशेषताएं नक्काशी युक्त या परड़ीला मेहराबें, मतलब पत्ती वाली मेहराबें, क्या है कुछ भी हिंदी इतना खतरनाक है। मेहराबें तथा बंगाली शैली में मुड़े हुए कंगूरे तथा जंगलों के खंभे आदि, ये क्या जंगले के खंभे आदि, इस तरह की चीज़ें इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमारतों की बात करेंगे, कौन कौन सी इमारतें बनी थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या भाई, ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना है। ठीक है, कोई भी माने, हम इसकी बात करने जा रहे थे। आगरे के किले में स्थित दीवाने आम कहाँ है? आगरे के किले में इसने बनवाया था। कब? 1627 में। संगमरमर से बनी शाहजहाँ के काल की पहली इमारत थी। ओके, इसके अतिरिक्त दीवाने खास 37 में ही, अच्छा ये 27 है, ये 37, ठीक है। मोती मस्जिद बनाया था और संगमरमर से निर्मित अन्य मतलब ये इमारतें हैं, मोती मस्जिद, ये दीवाने खास, ये सब। आगे बढ़िए तो इसके अतिरिक्त शीश महल, खास महल, आगरे के किले में बनी नगीना मस्जिद और ये मुसम्मन बुर्ज आदि पत्थरों से निर्मित कुछ अन्य इमारतें हैं शाहजहाँ के समय में। मोती मस्जिद पर अपनी पवित्रता और चारुता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी। मोती मस्जिद जो है काफ़ी फेमस थी, जो इसने बनवाया था। यह अंगारे की सभी इमारतों में, क्या लिखा है, आगरे की, अंगारे नहीं भाई, आगरे की सभी इमारतों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। इसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। और यह शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ के काल की एक अन्य इमारत आगरे की जामा मस्जिद थी, जिसे मस्जिद जहांनामा कहा जाता था, और इसे शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहां आरा ने बनवाया था। ओके, दिल्ली की इमारतें देखिए। शाहजहाँ ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। इसको आप देखिए ज़रा एनसीईआरटी में, वो विजुअल देखिए, वो चित्र देखिए, बड़ा उसको ध्यान से देखिएगा, खूब गौर से। हालांकि उसको ब्लैक वाइट में बनाया गया है, लेकिन ध्यान से देखेंगे ना, उसमें एक अलग ही रोमांच है उस फोटो को देखने में, ठीक है। तो ये शाहजहानाबाद बनवाया था, क्या प्रारंभ किया, और 1648 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ, और इसी समय मुग़ल राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। आगे देखिए, शाहजहाँ ने अपनी नवीन राजधानी नई दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाल किला एक दिल्ली में भी है, एक आगरा में भी है, कंफ्यूज नहीं होना, जाकर देखिए उसको, ठीक है ना। 1 करोड़ की लागत से बनने वाला, उस समय 1 करोड़ की लागत से बनने वाला लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में पूरा हुआ था। हमीद अहमद महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी इमारतें हैं ना जो अपने आप में बड़ी फेमस है, उसके शिल्पकार का नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे ताजमहल वाले का पूछा गया। अभी देखते हैं। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिणी का नाम है दिल्ली दरवाज़ा। ये अभी भी है, आप जाएंगे दिल्ली में पता चल जाएगा। दिल्ली के किले में निर्मित दीवाने आम की विशेषता थी इसके पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहाँ विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, ठीक है। एक तरह वो सिंहासन जो था, ठीक है। कोष्ठ में बने कुछ चित्रों पर यही तख्ते ताउस मैं कह रहा था, एनसीईआरटी में इसका फ़ोटो दिखाया गया, उसको देख सकते हैं। और आजकल ज़माना है इंटरनेट का, यूट्यूब का, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में खोजने जाएँ। इस कोष्ठ में बने कुछ चित्रों पर यूरोपीय शिल्पकला का प्रभाव दिखता है। इसके अतिरिक्त दीवाने आम में स्थित रंग महल का जाली में न्याय की तराजू में भी यूरोपीय प्रभाव दिखता है। न्याय की तराजू बनाया गया वहाँ पे, ठीक है। और कोष्ठ में बने कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है।
आप कल्पना करिए कि अब यूरोपीय प्रभाव क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों ने ठीक ठाक असर बना लिया था और दरबार से मतलब सम्राट से मिलना जुलना और उनके जो क्या कह सकते हैं मेंबर प्रतिनिधि जो आते थे उनका भी असर था, और मुग़लों को अपनी सत्ता के लिए भी आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए भी अंग्रेज़ों से कई सारे आप यूँ कहते हैं कि समझौते करने पड़े थे। ये सारी चीज़ें थी, उनका असर था। अकबर और जहांगीर को लेकर के अंग्रेज़ों के दिमाग में एक बार एक कन्फ्यूजन हो गई थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको महत्व दिया, ईसाई धर्म को भी महत्व दिया, तो उन लोगों को लग रहा था कि ये आगे चल के ईसाई बन जाएंगे। बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं तो बड़े नाराज़ हुए थे। ठीक है, वो वाला की कहानी है, बाद में देखेंगे। दीवाने खास, दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास की एक विशेषता है। इसके अंदर एक छत चांदी की बनी है तथा उस पर सोने, संगमरमर और बहुमूल्य पत्थर की मिलीजुली सजावट की गई है, जो उस पर खुदे अभिलेख को चरितार्थ करती है। ये उसकी विशेषता है। ये क्या है? हाँ, ये लिखा है उस पर, अगर किसको, एक मिनट रुकिए, तो ये चीज़ ना कश्मीर के बारे में लिखी जाती है, जो उस पर खुदे अभिलेख को चरितार्थ करती है। क्या लिखा है? अगर फिरदौस बरूबी जमी अस्त, मुझे हाँ यहाँ लिखा है ना हमी अस्त। कश्मीर के बारे में ये चीज़ें कही जाती हैं, कश्मीर के बारे में भी। अगर फिरदौस बरूबी जमी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त। इसका मतलब है कि अगर इस दुनिया में, इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो वहीं यहीं है, यहीं है, यहीं है। ठीक है, तो ये बात वहाँ भी यहाँ लिखी है, अभिलेख लिखा है। ठीक है, हमें अस्त यहीं है, अर्थात दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। ये अमीर खुसरो की लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के पास जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण और मेहराबें बनी हुई हैं। अब बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल तो चर्चा में ही है, पीसीएस में तो यहाँ से क्वेश्चन स्पेशली पूछा जा सकता है। ताजमहल शाहजहाँ कालीन वास्तुकला का चरम दृष्टांत आगरा के ताजमहल में दिखता है। यमुना नदी के तट पर यह है। ठीक है, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल का एक मकबरा है ताजमहल, जो 22 वर्षों में 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था और इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस में तो पूछा गया है, यूपीएससी का भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। ये महत्वपूर्ण है, खुश होकर जो उपाधियाँ कभी कभी दे दी जाती थी वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नादिर उल असरार, और इसका प्रधान मिस्त्री या निर्माता कौन था? उस्ताद ईसा था। किसका? ये ताजमहल का। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नेलपुन ने ताजमहल के बारे में लिखा है कि ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की और निर्माण स्वर्णकारों ने किया। वाह, क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार हावेल ने इसे क्या लिखा है, ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ इसको क्योंकि यहाँ से कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है इसे। उसने कहा है कि यह एक ऐसा महान विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है। वाह, चलो बढ़िया है। अच्छा, ताजमहल में फ़ारसी और भारतीय शैली का अद्भुत समन्वय मिलता है। इसी कारण स्मिथ महोदय ने इसे यूरोपीय और एशियाई प्रतिभा के सम्मिश्रण की उपज बताया है। यह मकबरा दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। इसके बारे में हमने बात किया था ना कि उसके लिए बैकग्राउंड बना था वो। अच्छा, औरंगजेब के समय में कुछ इमारतें बनी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो कला के विरुद्ध था औरंगजेब, ये ललित कलाओं में कोई रुचि नहीं रखता था, फिर भी उसके काल में कुछ इमारतें बनी। ज़रा देखिए, औरंगजेब कालीन प्रमुख इमारतों में दिल्ली के लाल किले में स्थित है एक मोती मस्जिद, पूरा संगमरमर का बना है, और लाहौर की बादशाही मस्जिद बनी थी, और राबिया बीबी का मकबरा ये प्रमुख है। राबिया उद्दौरानी भी कहते हैं, राबिया बीबी भी कहते हैं, राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहते हैं। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद्दौरानी की याद में 1678 में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जो बीबी का मकबरा के नाम से फेमस है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहल की नकल करने की कोशिश की गई है। तो ये रहा मुग़ल काल, ये कंप्लीट हो गया। अब सॉरी, गला सूख जा रहा है बोलते बोलते। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए
चलिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सीधे हम उन्हीं की बातें करेंगे, ज़्यादा शासकों के बारे में यहाँ चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से शासकों के बारे में उतने क्वेश्चंस नहीं आते। शासकों में पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी और वे संगम वंश के थे। देखिए, जो आपको एंशियंट हिस्ट्री की नोट मिली है उसमें संगम वंश के बारे में बात की गई है। वो संगम वंश, ये संगम वंश मिक्स नहीं करना, ठीक है ना। वो संगम काल है, सॉरी संगम काल है वो, ये संगम वंश है। तो ये बात है। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थापित था। ये जो तुंगभद्रा नदी और विजयनगर साम्राज्य की बात है ना, जो हम्पी की बात है, वहाँ से क्वेश्चन बार बार कई बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं। 2018 या 19 में यूपीएससी ने इस तुंगभद्रा को, सॉरी गला सूख गया मेरा, अभी पानी पी लूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, इस तुंगभद्रा नदी को बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल करके पूछा था और कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, तुंगभद्रा नदी महत्वपूर्ण है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शायद यहाँ लिखी हो ना लिखी हो, हम्पी आप याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हरिहर बुक्का तो आपको पता चल ही गया। देखिए ज़रा, 4 प्रमुख राजवंश थे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इस रूप में कि आप इनका क्रम याद रखें। संगम वंश हरिहर बुक्का थे। सालू वंश ये नरसिंह द्वारा स्थापित किया गया था और ये सालू है, सालू। और तुलुआ वंश था। ये देखो, ये तुलुआ लिखा है ना, इस तरह के ट्रांसलेशन मुझे पसंद नहीं आते उतने। हो जाता है जैसे हिंदी में आप देखें, जैसे कृष्ण लिखा है तो इंग्लिश में उसको कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सलू वंश को सलुआ कर दिया है, तुलु वंश को तुलुआ। और अराविडु वंश था, तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया था। तो इनका क्रम आप याद रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक थे। लेकिन फ़िलहाल हम सीधे बात करेंगे कृष्णदेवराय की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। देखिए ज़रा, इनका शासनकाल था 1509 से लेकर के 1529 के बीच में। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय राजा थे और तुलुआ वंश के राजा थे। यहाँ ठीक है, तुलुआ वंश लिखा है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि किस वंश के राजा थे, शासक थे। आगे बढ़ते हैं। वह विजयनगर साम्राज्य के सबसे मजबूत राजा थे और इन्होंने उड़ीसा जीत लिया था। विभिन्न क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, सम्राट का नहीं, ठीक है। और उन्होंने यवन राजन स्थापनाचार्य आंध्र भोज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यवन राजन से भी प्रश्न पूछा जाता है। आंध्र भोज तो पूछा ही गया है। अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इस तरह की उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। कई उपाधियों पे क्वेश्चन कई बार आए हैं, जैसे कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने किसने धारण की है, ये पता होना चाहिए। ऐसे इनकी उपाधि अपने आप में यूनिक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये बाबर के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। ये साउथ में है, बाबर उस समय उत्तर में था, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय के बारे में लिखा है और वर्णन किया है कि कृष्णदेवराय उसके शासनकाल के सबसे मजबूत शासक थे, ठीक है। एक पुर्तगाली यात्री आया था, डोमिंगो पायस। ये पेस लिखा है, पायस भी लिखा होता है, उसने भी इनके बारे में लिखा है। हालांकि ये बात यही मैंने जब नोट बना रहा था तब पढ़ा था कि कृष्णदेवराय सबसे अधिक भयभीत और पूर्ण राजा था जो संभवतः हो सकते थे, ये सारी बातें। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। अब आते हैं इनके योगदान की बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कृष्णदेवराय कृषि के विकास पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था और उसने सिंचाई के लिए बड़े बड़े तालाब, नहरें बनवाई थी। उन्होंने व्यापार की अच्छी नीतियाँ अपनाई थी, ठीक है। साउथ में व्यापार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने पुर्तगाली और अरब व्यापारियों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उन्होंने अपनी सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि की और उन्होंने कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया था। आगे अभी देखेंगे इन्होंने क्या क्या किया है। उनके शासनकाल के दौरान क्या कृष्णदेवराय राजवंश के रूप में लोकप्रिय साम्राज्य अपनी एक मिनट रुकिए। तो चलिए, इसको मैंने ठीक कर लिया। कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि कृष्णदेवराय के दौरान जो है, जब ये शासक थे तो साम्राज्य ने अपनी सर्वोच्च महिमा देखी। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें अभी आगे हैं, वो देखने लायक हैं। 8 विद्वान थे इनके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इन 8 विद्वानों को जरा देखिए। इसमें जो सबसे फेमस है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो तो पेड्डाना थे। पेड्डाना जो भी आप कहिए। इन्होंने मनुचरित लिखा था और इन्हें आंध्र कवि पितामह की उपाधि मिली हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी आप
ऐसे याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि पूछ लिया जाए अगर कि अष्टदिग्गज में कौन थे या कौन नहीं थे तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, नंदी थिम्मन थे, ये क्या इन्होंने कुछ लिखा था, पारिजात परहम इन्होंने ये लिखा था। और ये क्या है, मोदयागिरी मौलाना, ये भी इनके अष्टदिग्गजों में शामिल थे। और धुरजती थे। उसके बाद से अय्याल राजू, रामभद्र, पिंगली सुराणा और ये है रोम राजा भूषण और तेनाली रामकृष्णन से यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये दो जो है पेड्डाना और तेनाली रामकृष्णन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकियों को आप ऐसे बस नॉर्मली देख लीजिए। यहाँ देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या है विजयनगर साम्राज्य की, क्योंकि साउथ में ना एक अंतर है। मेडिवल हिस्ट्री में जब आप नॉर्थ में पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रशासन और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब साउथ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ से ना, वहाँ के मंदिरों को अगर छोड़ दें स्थापत्य वाली बात, तो शासकों के बारे में, वहाँ का समाज, वहाँ के अर्थव्यवस्था, इनको जोड़ करके वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले प्रशासन की बात करेंगे। प्रशासन से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रशासन सुव्यवस्थित और ठीक है था, व्यवस्थित था। साम्राज्य या राजा राज्य की सभी शक्तियों का मुखिया होता था, जैसा कि होता ही था उस समय। प्रशासन की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी और संपूर्ण साम्राज्य मुख्य रूप से 6 प्रांतों में बांटा गया था, विभाजित था। ठीक है, नायक राज्यपाल थे जिन्हें सभी राज्यों को जो है जिन्होंने सभी राज्यों को प्रशासित किया। नायकों से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे, एक राज्य के प्रांतों को जिलों में विभाजित किया जाता था और जिलों को आगे छोटे छोटे गांवों में बांटा जाता था और छोटी इकाई गांव का प्रशासन लेखाकार, चौकीदार, ये भारोत्तोलक आदि अधिकारियों द्वारा किया जाता था। और आगे बढ़ेंगे, प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पद को क्या है, महानायकाचार्य कहा जाता था, जो ग्रामीणों और केंद्रीय प्रशासन के बीच अधिकारी या संपर्क बिंदु था। ओके, सेना की बात करिए। सेना में सभी पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी शामिल हैं और सेना अच्छी तरह से प्रशासित थी। कमांडर इन चीफ सेना का प्रभारी होता था। न्यायिक प्रशासन की बात करेंगे तो राजा या सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश थे, ये सामान्य विशेषता थी उस समय की। ठीक है, वे अपने आपराधिक और दीवानी मामले के सभी मुद्दों को संभालते थे और अपराधी और कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। ओके, दी जाती थी। राजस्व प्रशासन की बात करेंगे, उस समय भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। ओके, और राजस्व मिट्टी की उर्वरता और भूमि के क्षेत्र के अनुसार तय किया जाता था कि मिट्टी कितनी उर्वर है, कितना खेत है किसका। सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध और नहरें बनवाई गईं। महिलाओं की स्थिति से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। उस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सामान्य तौर पर वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, साम्राज्य के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में भाग ले सकती थीं। महिलाएं व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थीं और कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र थीं, यह अच्छी बात है। सामाजिक जीवन में और बातें करेंगे तो समाज अच्छी तरह से विकसित और सभ्य समाज था, ठीक था। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, बहुविवाह जैसे सामाजिक रीति रिवाजों को सख्ती से रोका गया। राजा ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो उस काल में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आय के बहुत सारे स्रोत थे। कपड़ा, खनन, धातु विज्ञान, इत्र आदि जैसे विभिन्न उद्योग मौजूद थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रश्न आए हैं, अच्छी स्थिति में था। हिंद महासागर, यह एबिसिनिया, चीन, बर्मा, अरब, पर्सिया, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका आदि द्वीपों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। वास्तुकला और साहित्य में योगदान की बात करेंगे, उन्होंने वास्तुकला और साहित्य के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ये क्या है, हजारा मंदिर आपने सुना होगा, ये पूरा नाम है हजारा रामास्वामी मंदिर, सामी नहीं, रामास्वामी इसे करके, ठीक है। और विट्ठल स्वामी मंदिर उस अवधि के दौरान बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखिएगा। विभिन्न स्थानों पर कृष्णदेवराय की मूर्तियों का निर्माण किया गया था और संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु में साहित्य का विकास हुआ। यहाँ देखिएगा जरा, सयाना नाम के लेखक ने वेदों पर भाष्य लिखे। साहित्य ज़्यादातर धार्मिक पाया गया उस समय। और कृष्णदेवराय से जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा और संस्कृत भाषा में, ध्यान दीजिएगा, तेलुगु में अमुक्त माल्यदा या अमुक्त माल्यद और संस्कृत भाषा में क्या लिखा था, परिणयम और जामवंती कल्याणम,
यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कृष्णदेवराय जो कि शासक थे, जिनके अष्टदिग्गज थे, उन्होंने भी रचना की थी। ठीक है जी। अब ये मुग़ल साम्राज्य हमने कवर कर लिया, ये वाली नोट ऊपर थी इसीलिए यहाँ दिख रहा था। ठीक है, तो हमने बचे हुए सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ये बचे हुए टॉपिक्स थे। अब इसके बाद जो और भी टॉपिक्स बच गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो यही है, समय कम है, जल्दी से तैयारी करनी है, तुरंत PDF नोट ले लीजिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब कुछ पता चल जाएगा कैसे आपको PDF नोट मिलेगी। और रिवीजन चल रहा है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आप रिवाइज़ करते समय कहाँ कहाँ पे ध्यान दें, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको कैसे तैयार करना है, ये सारी बात है। ठीक है जी, तो वहाँ पे बाकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।